एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो एफकेट के जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। एफकेट का मतलब है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट के लिए एयरफोर्स में एंट्री पाने का बहुत ही सुनहरा मौका होता है। इस रिक्रूटमेंट के थ्रू आप एयरफोर्स में पायलट भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, ग्राउंड ड्यूटी पे भी जा सकते हैं। ये ऑफिसर लेवल के रिक्रूटमेंट है। इस देश में सबसे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियों में से एक है। इसके अंदर आपकी सैलरी 85,000 ज्वाइनिंग में लग जाती है। ट्रेनिंग के वक्त 56,000 आपको सैलरी मिलती है। एक बैंक पीओ की ओरिजिनल जो सैलरी मिलेगी ज्वाइनिंग के बाद, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है। इस नौकरी के अंदर आपको मैथ अगर वीक भी है ना तो आपका काम चल जाएगा। इस वीडियो में हम सारा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस नौकरी के ऊपर। वीडियो को आप पूरा देखें। एक बहुत ही फ्री और बेहतरीन चीज़ आपको बताने वाला हूँ। एफकेट के अंदर जो करंट अफेयर्स आता है वो 1 साल का आता है। जितनी भी आप नौकरी दे रहे होगे ना अभी करंटली, उन सारों के अंदर अगर करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस का टॉपिक होगा वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं आता है। और मैं आपके लिए फ्री पीडीएफ लेके आया हूँ। लास्ट 1 साल का जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो सारा का सारा कवर्ड है उस एक सिंगल पीडीएफ के अंदर, जिसको बोल्ट कहा गया है। ये ऑलिव बोर्ड की तरफ से आपको मिल रहा है कंप्लीटली फ्री। 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मैं कमेंट पे भी पिन कर दूंगा। सबसे पहला कमेंट जो होगा वो इसी का होगा। आप लिंक पे क्लिक करिए, अपना मेल आईडी डालिए, अपने आप को रजिस्टर करिए और आप वहां पे बोल्ट को डाउनलोड कर सकते हो। बोल्ट में 1 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट आपको मिलने वाला है। कोई बुक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सेकेंडली 300 से ज़्यादा बुक्स वहाँ पे और भी अवेलेबल है बोल्ट के अलावा, आप उनको भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए एफकेट के ऊपर हम वापस आते हैं और सबसे पहले जॉब नोटिफिकेशन में डेट्स को देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ इस वीडियो को बनाने में, मुझे पता है, बट मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ। तो 1 जून को इसका फॉर्म आउट हुआ था और इस फॉर्म को भरने का जो आखिरी डेट है वो है 30 जून शाम को 5 बजे 2022 में। कोर्स की स्टार्टिंग आपकी जुलाई 2023 यानी अगले साल से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी इस नौकरी के अंदर। ठीक है, इस नौकरी को फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिस्कशन करेंगे। अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशन फीस के ऊपर। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, फीमेल, कोई भी कैटेगरी के आप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 250 रुपये आपके पास एप्लीकेशन फीस यहाँ पर है। अगर बात करते हैं एनसीसी एंट्री की, अगर आप एनसीसी एंट्री के अंदर अप्लाई करते हो एफकेट के अंदर तो 0 रुपीज़ आपके लिए एप्लीकेशन फीस है। जो लोग एनसीसी वाले होंगे उनको समझ में आ रहा होगा एनसीसी एंट्री। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप एनसीसी तो नहीं किए हुए तो श्योर है, तो इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं पोस्ट की। पोस्ट की मैं बात करूँ ना, उससे पहले एक पॉइंट आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस नोटिफिकेशन को समझने के लिए। यहाँ 2 वर्ड का बहुत यूज़ होगा, एक है परमानेंट कमीशन और एक है शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन को एसएससी बोला जाता है, परमानेंट कमीशन को पीसी बोला जाता है। परमानेंट कमीशन का मतलब वो नौकरी होती है जिसकी रिटायरमेंट 57 ईयर्स पे होगी, यानी पूरा का पूरा कंप्लीट आप डिफेंस में नौकरी करोगे, लास्ट तक, एंड तक, जहां तक प्रमोशन हो सकता है वहां तक आप जाओगे। हो सकता है आप एयर वाइस मार्शल तक बन जाओ, चीफ नहीं बन पाओगे, लेकिन एक बहुत अच्छे रैंक तक आप जा सकते हो अगर आपकी उम्र कम है तो। सेकेंडली शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है 14 साल की नौकरी, मतलब 14 साल के बाद आपको ज़बरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा। 14 साल पे इसलिए रिटायर किया जाएगा क्योंकि जैसे ही 15 साल की आपकी सर्विस हो जाएगी आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और 14 साल में रिटायरमेंट कर देंगे तो डिफेंस को, एयरफोर्स को आपको पेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो जो भी लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन में अप्लाई करेंगे उनके अंदर वो पेंशन उनको नहीं मिलने वाला है। हाँ, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू आप ज़रूर ले सकते हो, बट एयरफोर्स आपको पेंशन नहीं देगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है समझना कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए अब हम डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं कि कितनी पोस्ट है। टोटल वैसे 283 पोस्ट है, सारे के सारी सीट्स को मिला के। यहाँ पे फ्लाइंग का भी है। फ्लाइंग का मतलब आपका हेलीकॉप्टर का भी पायलट हो सकता है और अपना फाइटर जेट भी हो सकता है। तो चलिए एक बार पोस्ट देखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइंग का ही। एफकेट एंट्री फ्लाई के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन की नौकरी है, मेन के लिए और वुमेन के लिए, यानी दोनों के लिए, मेल फीमेल। आपकी यहाँ पर हम देख लेते हैं तो मेन की 2 पोस्ट है शॉर्ट सर्विस कमीशन की और वुमेन की 10 पोस्ट है शॉर्ट सर्विस कमीशन की, यानी एसएससी की। अब हम ग्राउंड ड्यूटी के अंदर आ जाते हैं, टेक्निकल के अंदर।
इसके अंदर आपकी परमानेंट कमीशन नौकरी भी है और सारी नौकरी है। इसके अंदर AEL लिखा है, AEM लिखा हुआ है, ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये आपको समझ लीजिए कि अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से है। नीचे आप पोस्ट देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। मेन की बात कर लेते हैं तो 23 पोस्ट है परमानेंट कमीशन, 80 है शॉर्ट सर्विस कमीशन। AEM के अंदर 7 पोस्ट है आपकी परमानेंट कमीशन और SSC है 26। फीमेल के अंदर आपका परमानेंट कमीशन है ही नहीं, सिर्फ SSC है 11 पोस्ट और 4 पोस्ट L और M के लिए। ये बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में समझेंगे, AEL क्या है, M क्या है। अब ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के अंदर बात करें तो मेल के अंदर जो पोस्ट है वो एडमिन के अंदर PC में 11, SSC में 43, लॉजिस्टिक्स के अंदर LGS PC में 5, SSC में 16, अकाउंट्स में PC में 3, SSC में 11, एजुकेशन में PC में 2 और SSC में 8। ये आपका मैन का हो गया, आदमी का हो गया। फीमेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ SSC की पोस्ट है, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन की, एडमिन की 2 पोस्ट, लॉजिस्टिक की 2 पोस्ट, अकाउंट्स की 2 और एजुकेशन की 2 पोस्ट। अब इसके अंदर मेटलर्जी एंट्री और NCC एंट्री भी है। मेटलर्जी एंट्री की बात करें तो इसके अंदर मेल के लिए परमानेंट कमीशन 3, शॉर्ट सर्विस कमीशन 8 और आपकी फीमेल के लिए सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन है 2 पोस्ट। इसके बाद बात करें NCC एंट्री की तो NCC एंट्री में कोई अलग से कुछ भी नहीं है। जो आपके फ्लाइंग की पोस्ट है ना 10% NCC वालों के लिए वो रिजर्व्ड होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ NCC वाले ही जाएंगे। NCC वालों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायदा मिलता है, फीस भी देनी नहीं होती है और कट ऑफ तो जाता ही है, मतलब बहुत कम जाता है NCC वालों का। तो एक ये बहुत आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख ली पोस्ट, 283 पोस्ट टोटल में है और इसके अंदर कुछ और खास जानने के लिए नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। अच्छा हाँ, बता दूं, पूरे देश में आप कहीं के भी हो ना, अप्लाई कर सकते हो किसी भी पोस्ट के लिए, कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सोचोगे कि मैं कहाँ का हूँ, कहाँ का नहीं हूँ, कोई भी हो, किसी भी स्टेट का हो, मेल फीमेल का बस अपना हिसाब देख ले और वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज के क्राइटेरिया यहाँ पे 2 है, एक है फ्लाइंग यानी पायलट बनने के लिए और दूसरा है नॉन आपका फ्लाइंग का, जिसके अंदर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे अदर पोस्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो जो फ्लाइंग है और NCC वालों की जो एंट्री है, उन दोनों का जो एज का क्राइटेरिया है वो है 20 से 24 साल, यानी 20 से 24 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारा है अदर्स पोस्ट, यानी बाकी सारी टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो पोस्ट हैं उसमें 20 से 26 यानी 20 से 26 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई एज की बात। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं और सबसे पहले ना फ्लाइंग का ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो फ्लाइंग ब्रांच हो या कोई भी इसके अंदर ब्रांच हो, 2 तरीके का क्वालिफिकेशन इसके अंदर जुड़ा रहता है, एक है 12th का और एक है आपके ग्रेजुएशन का। ये नौकरी ग्रेजुएशन वाली है, लेकिन इसके अंदर 12th में भी कुछ रिक्वायरमेंट मांग लेता है। ठीक है, तो 2 क्वालिफिकेशन साथ में आपको चाहिए होगा यहाँ पे। तो चलिए फ्लाइंग का देख लेते हैं। फ्लाइंग के अंदर सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि 12th पास आप हो साइंस से और फिजिक्स और मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और फिजिक्स और मैथ दोनों में ही अलग अलग 50% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए। 12th में आपका 33% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिजिक्स और मैथ के अंदर अलग अलग 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, दोनों में 50-50%। तो आप अब ग्रेजुएशन वाले एलिजिबिलिटी सुनने के लिए एलिजिबल हो। ये अगर आपका हो चुका है और आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया है, आपने बीटेक, BA, BCom, LLB कुछ भी किया है और आपकी ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा मार्क्स है एग्रीगेट सबको मिला करके, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 12th का क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और ग्रेजुएशन आपका बीटेक में है तो भी आपको 4 साल का एग्रीगेट 60% मार्क्स होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इनमें से कुछ नहीं है, लेकिन आपने क्लियर किया हुआ एग्जामिनेशन सेक्शन A और सेक्शन B किसका, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का। ठीक है, और उसके अंदर भी आपका 60% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। ये बेसिकली आपका जो वेस्ट बंगाल वाला है ना, कोलकाता का, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गया रिक्वायरमेंट। इनमें से कोई भी एक चीज़ भी है आपके पास, 12th वाला हो गया और इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ बता दो, इसके अंदर जितने भी पोस्ट है ना, सबके अंदर फाइनल ईयर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग का फाइनल ईयर के जब अप्लाई कर रहे होगे ना, उस वक्त 60% होना चाहिए आपका। सपोज आपके 8 सेमेस्टर हैं तो 6 सेमेस्टर का 7 सेमेस्टर का रिजल्ट निकल चुका है, तो उसके अंदर आपका 60 होना चाहिए। या फिर आप गारंटीड हो, कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई जब मेरा 8 सेमेस्टर या फिर तीसरा साल, चौथा साल का रिजल्ट निकलेगा ना, तो 60 से ऊपर ही होगा, कोई सवाल नहीं होता नीचे होने का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं। ग्राउंड ड्यूटी
टेक्निकल वाली पोस्ट को देख लेते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के अंदर आपको AEL यानी एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, समझ में आया आपको एल क्या है? अब ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर भी 2 तरीके की क्वालिफिकेशन है। 12th वाला आपको जो बताया था वही सेम है, फिजिक्स और मैथ के अंदर 50-50% होने चाहिए 12th में। इसके बाद आपका बीटेक होना चाहिए या फिर BE होना चाहिए। किसके अंदर? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ब्रांचेस, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके अंदर पूरा लिस्ट है, सामने दिख रहा होगा। इसमें से किसी में भी आपका BE या फिर बीटेक है या फिर आप फाइनल ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 60% से ज्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, अब ऐसा ही है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग AEM यानी मैकेनिकल का, तो इसके अंदर भी 12th वाला क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल सेम है हमारा। उसके बाद ग्रेजुएशन वाला जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पूरे लिस्ट आपके सामने है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इसमें से किसी के अंदर भी आपका बीटेक या BE होना चाहिए और उसके अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए। फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमने देख ली जितने भी साइंस स्ट्रीम वाली नौकरियां थी ना उसको। अब हम आ जाते हैं नॉर्मल ग्रेजुएट्स वाली नौकरियां, नॉर्मल 12th पास वाली नौकरियों के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट पोस्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स के अंदर। इन दोनों के अंदर कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आपने 12th पास किया है और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया है और दोनों में ही आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कौन सी डिग्री है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, शायद मैं भूल गया पहले बताना, 10+2 स्कीम से जो लोग नहीं पढ़े हैं ना वो भाई कोई नौकरी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 स्कीम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th के बाद चले गए थे आप डिप्लोमा करने के लिए और डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन किया है, आप नहीं कर सकते इस नौकरी को अप्लाई। 10th के बाद 12th आपको होना चाहिए, 12th बोर्ड के मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एडमिन एंड लॉजिस्टिक्स का। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा अकाउंट्स का। अकाउंट्स के अंदर आपका 12th पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन में 60% चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसके अंदर? आप देख सकते हो स्क्रीन पे, BCom होना चाहिए कम से कम 3 साल वाला, नहीं है तो BBA होना चाहिए, नहीं है तो BMS होना चाहिए, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, कुछ भी नहीं है इसमें से तो अगर आपने CA क्वालिफाई किया है, CS क्वालिफाई किया है, CFA किया है, CMA किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपकी इकोनॉमिक्स की डिग्री है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने CA किया हुआ है, CS CMA किया हुआ है, CFA किया हुआ है तो इसके अंदर परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, बस क्वालिफाई करना ही आपके लिए काफ़ी होगा, लेकिन 12th में 60% इसके अंदर भी चाहिए। तो अब नेक्स्ट पोस्ट में आते हैं एजुकेशन वाला। एजुकेशन के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो है 12th पास होना चाहिए, परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद आपने ग्रेजुएशन भी होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। ये सारे की सारी चीज़ें 12th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी फील्ड में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस परसेंटेज आपके यहाँ पे बने होने चाहिए, तो आप एजुकेशन वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट और लास्ट पोस्ट है हमारा मेटलर्जी की पोस्ट, इसको देख लेते हैं। इसके अंदर भी अगेन आपका 12th पास होना चाहिए, 12th पास आपको होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री चाहिए। साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, ज्योग्राफी आपका हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इनमें से कोई भी डिग्री हो तो काम आपका चल जाएगा, PG की, और उसके अंदर आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन आपके ग्रेजुएशन में मैथ और फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, दोनों मतलब होना चाहिए, मैथ या फिजिक्स नहीं, मैथ और फिजिक्स दोनों ही, और दोनों में ही अलग अलग आपके 55% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। मार्क्स का बहुत नाटक है यहाँ पे, हटाई दे तो ज़्यादा अच्छा, या फिर एक सिंपल कर दे भाई, 60 कर दो, 55 कर दो, एक फ्लैट, लेकिन इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेट बनाया हुआ है, इसीलिए वीडियो बनाए जाते हैं ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, आप ध्यान से अप्लाई कर पाओ एक अच्छे पोस्ट के लिए, वरना पास होने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छाट देगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अच्छे से देख लिया। यहाँ पर ना फिजिकल क्वालिफिकेशन भी आपके पास है, तो फिजिकल क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो फिजिकल क्राइटेरिया के अंदर बेसिकली फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन फिजिकल क्राइटेरिया के अंदर हाइट का भी रिक्वायरमेंट है। एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हाइट जो है मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर आपको चाहिए। अगर आप गोरखा हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, 152.5 सेंटीमीटर में भी आपका काम
चल जाएगा। और अगर आप लक्षद्वीप के हैं तो 2 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, 155.5 सेंटीमीटर में भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर का आपका नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं ना, उनके लिए भी वो रिक्वायरमेंट था। आप स्क्रीन पे देख सकते हो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन और जो एक्स्ट्रा है। इसके बाद अगर आप पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हो, फ्लाइंग ब्रांच के लिए, तो 162.5 सेंटीमीटर आपको मिनिमम चाहिए। यही नहीं, इसके अलावा और भी आपका हाइट चाहिए। सिटिंग हाइट यानी बैठने के बाद आपकी हाइट 81.5 सेंटीमीटर से 96 हो सकती है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा होगी तो सिलेक्शन नहीं होगा, बेसिकली आप कॉकपिट में फिट ही नहीं आओगे। लेग की लेंथ यानी टांगों की लेंथ आपकी होनी चाहिए मिनिमम 99 सेंटीमीटर, वरना पहुंचेगा नहीं आपका इंस्ट्रूमेंट्स के पास पाँव। और मैक्सिमम 120 होने चाहिए, क्योंकि अगर फोल्ड होकर के ज़्यादा ऊपर हो जाएगा कॉकपिट के अंदर, काफ़ी टाइट सिचुएशन होती है वहाँ पे। और जो आपके थाई की लेंथ है वो मैक्सिमम 64 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी उससे कम ही होनी चाहिए, क्योंकि सीट की भी लेंथ फिक्स है वहाँ पे। तो बहुत टाइट सिचुएशन होता है। तो ये लेंथ का आपका जो सिचुएशन है आप इसको नाप लीजिएगा, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, 1-2 सेंटीमीटर इधर-उधर चलता है। तो ये हो गया सारा का सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद हम थोड़ी सी जॉब प्रोफाइल और सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। इस चीज़ को मैं शॉर्ट में बताऊंगा, सीधा सीधा मैं बता चुका हूँ, देश में सबसे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियों में से एक है। क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी कोई भी हो, जैसे एक आईएएस की नौकरी हो, उस नौकरी के अंदर आप 15,000 रुपये और जोड़ दीजिए एमएसपी मिलिट्री सर्विसेज पे, वो सैलरी तो आपकी हो गई सीधा सीधा ज़्यादा है यहाँ पे। साथ में फैसिलिटीज़ भी बहुत मिलती हैं, हर एक चीज़ के हिसाब से आपका देखा जाए तो ये वन ऑफ द टॉप नॉच नौकरी है। जितनी मैंने आपको पोस्ट बताया ना, सबके अंदर ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट है, मतलब उससे बड़ी कोई रिक्रूटमेंट नहीं है एयरफोर्स में या फिर पूरे किसी भी डिफेंस के अंदर, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाले। प्रमोशन के लिए मैं आपको बताता हूँ, 14 साल वाली भी नौकरी हो तो आप एक अच्छे खासे रैंक तक जा सकते हो। लेफ्टिनेंट कर्नल, अगर आप ज़्यादातर लोग आर्मी में समझते हैं चीज़ें, मैं बोल दूं विंग कमांडर तो शायद समझ में ना आए, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल आप लेके चलो, सेम रैंक आपका पड़ जाता है वो आर्मी में, तो वहाँ तक आप इजीली जा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद रिटायरमेंट हो गए तो भी कोई बात नहीं है, पैसे तो आपको मिलते ही हैं ग्रेजुएटी वगैरह के। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप बहुत अच्छी लाइफ जी के जाओगे, अच्छी खासी आपके पास सैलरी होगी तो सेविंग्स भी हो जाएगी। और आप रिटायर हो रहे होगे ना 14 साल के बाद, तो उसके अंदर जो आपका एक्स सर्विसमैन का कोटा भी लगेगा, बहुत सारी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट नौकरी में भी बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, तो डेफिनेटली आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। फॉर्म भरना ज़रूर, बहुत यहाँ पे फ़ायदे हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर, देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के यहाँ पे आपकी नौकरी लगने वाली है। देखिए यहाँ पे मैं प्रोसेस बताता हूँ, बेसिकली 3 स्टेप है यहाँ पे। 3 स्टेप में से एक स्टेप सबके लिए नहीं है ये, लेकिन पहला और लास्ट स्टेप सबके लिए है। सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, एफकेट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये सारी की सारी पोस्ट के लिए कॉमन टेस्ट होने वाला है। उसके बाद जो लोग टेक्निकल वाले हैं, बीटेक वाले बंदे हैं, उनके लिए टेक्निकल एक पेपर होगा जिसको बोलते हैं ईकेटी। तो टेक्निकल वाले उसको दोनों पास करना पड़ेगा, बाकी सब के लिए फ्लाइंग व्लाइंग सबके लिए बस एक ही पेपर है आपका, ठीक है। जो इनको पास कर जाएगा वो जाएगा एसएसबी के अंदर, यानी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी इंटरव्यू है, 5 दिन का इंटरव्यू होता है। आप वहाँ पे जाते हो, रहते हो, आपको सरकार पैसा देती है, एसी का टिकट करा करके देती है। 5 दिन वहाँ पे रहते हो, 5 दिन अलग अलग टास्क होते हैं। या वर्ल्ड का टफेस्ट इंटरव्यू में से एक होता है ये, लेकिन बहुत प्यारा एक्सपीरियंस होता है। आप डेफिनेटली वहाँ पे एंजॉय करोगे 5 के 5 दिन। पहले दिन जो पास हो जाता है ना, वही 5 दिन रुकता है, वरना पहले दिन ही आपको घर भेज देंगे, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा प्रोसेस होता है। रिटर्न हो गया, एक रिटर्न का इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, बहुत आसान होता है। एसएसबी जो पास करता है उसके बाद होता है उसका मेडिकल टेस्ट, उसके बाद उसकी नौकरी लग जाती है। तो चलिए एक बार रिटर्न एग्जामिनेशन यानी एफकेट का हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। तो जो एफकेट है उसके अंदर टोटल आपके 4 पेपर होने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पेपर होगा वो है जनरल अवेयरनेस का, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स। उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर होगा, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स। उसके बाद आपका क्वांट का होगा 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स। उसके बाद रीजनिंग का होगा 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स यानी 75 मार्क्स। तो 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटे। 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है, जिसमें 45 मार्क्स का आपका जो है वो है क्वांट। 45 आपका 0 भी आप स्कोर कर दो तो भी आपका पास 250 बचेगा मार्क्स। 250 मार्क्स में से अगर आप 170, 175, 80 भी ले आते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। समझ में आया आपको? इसलिए यहाँ पे मैथ की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश भी आपका वीक है ना, तो थोड़ा बहुत काम चल सकता है यहाँ पे, लेकिन बाकी चीज़ें फिर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आया कि जो ये पैटर्न है ना, ये नोटिफिकेशन में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स को 10 पेपर्स को मैंने देख करके निकाला हुआ पैटर्न है। तो यही पैटर्न आता है, हर साल आता है, यही मैं देखता हूँ। आपने पहली बार फॉर्म भर रहे होगे, मैं ऐसे 10 पेपर देख चुका हूँ, ठीक है। तो ये पैटर्न है, इसी हिसाब से करना है। मैथ आपका वीक हो, डेफिनेटली भर देना, बहुत ज़्यादा चांस है नौकरी लगने की, ठीक है। ये हो गया एफकेट का। ईकेटी जो है
EKT के अंदर आपके 50 क्वेश्चन होगा, बेसिकली 150 मार्क्स का, 45 मिनट्स मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपका ब्रांच होगा ना, उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। और मैंने आपको जो भी बताया ना पैटर्न, इस सारे के सारा पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि हिंदी के अंदर इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे सेक्शंस सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होंगे। तो ये हमने देख लिया एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम आ जाते हैं बुक्स के ऊपर। बुक्स के बारे में आपको बताता हूँ अच्छे से। देखिए, अगर आपको एफकेट की तैयारी करते हो, एफकेट ही क्रैक करना है और कुछ नहीं करने का मन है, तो सिंपल बेस्ट गाइड बुक मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ फोटो डिस्प्ले कर दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दी बेस्ट गाइड बुक है और आराम से आपकी पूरी की पूरी तैयारी उस बुक से हो जाएगी। लेकिन आपको एक बुक और साथ में लेनी पड़ेगी, वो है प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट की आपको बुक लेनी पड़ेगी, वो भी प्रीवियस ईयर्स की, क्योंकि गाइड से आप पढ़ाई करोगे और प्रैक्टिस करोगे पिछले साल के क्वेश्चंस की। सबसे अच्छी बात बताऊं, ये जो पेपर है ना एफकेट का, इसके अंदर 40% का जो एग्जामिनेशन है वो रिपीट होता है। यानी पहले के अगर आपने सॉल्व किए हुए हैं, 40% पेपर आपका रिपीट होने वाला है। तो जो प्रीवियस ईयर की बुक है, आपको उसको आंख बंद करके परचेस करना है किसी भी कीमत पे। तो गाइड और प्रीवियस ईयर की बुक, वो भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा कौन सी बुक बेस्ट है, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये दोनों आप यूज कर सकते हो। बहुत सारी पब्लिकेशन के अंदर आती है बुकें यहाँ पे, कंफ्यूज मत हो जाना। ऑनलाइन दिशा पब्लिकेशन की भी आती है, अरिहंत की भी आती है, बहुत सारी पब्लिकेशन की आती है यहाँ पे किताबें। ठीक है, मैंने पर्सनली सारे पब्लिकेशन को पढ़ा है, सारे पब्लिकेशन की किताबें देखी हैं। ऑलमोस्ट डाटा सेम है, बट प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। दिशा पब्लिकेशन के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो किताब है, वो मुझको थोड़ी सी अच्छी लगी काफ़ी, क्योंकि उसके अंदर जो ईयर वाइज पेपर्स दिए हुए हैं ना, वो मुझको अच्छे लगे। बाकी के अंदर थोड़ा से हौच पौच किया हुआ है, तो वहाँ पे बहुत क्लियरली डिफाइंड तरीके से पेपर दिया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स की आप दिशा वाली उठाना, उसके अलावा कुछ और मत उठाना। गाइड अगर आपकी प्रेफरेंस कुछ और है तो आप उठा सकते हो, वरना मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तो ये हो गया गाइड्स की बात। अब यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न में ध्यान से याद होगा, 90 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का। सोचो ना, आपका 160 वाट कट ऑफ जाएगा और 90 मार्क्स का तो जनरल अवेयरनेस ही है। तो जनरल अवेयरनेस फॉर एफकेट एक किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, सिर्फ और सिर्फ एफकेट के लिए बनाई गई है, जनरल अवेयरनेस के लिए। तो ये आई थिंक दिशा पब्लिकेशन की किताब है, आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बहुत अच्छी किताब है, एफकेट की जनरल अवेयरनेस की तैयारी आपकी उससे हो जाएगी। और एक PDF मैंने आपको बताया था ना बोल्ट, वीडियो के स्टार्टिंग में, उसको पढ़ लेना भाई, बहुत अच्छी है और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी इन दोनों चीज़ों से। तो आपको समझ में आया कि ये 3 बुक आप परचेस कर सकते हो। इसके अलावा आपको सिंगल बुक अगर पढ़ाई करनी है हर एक टॉपिक वाइज, मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा एफकेट के लिए। एफकेट के लिए इतनी किताब बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको। लेकिन सिंगल भी ये चाहिए, क्योंकि आप SSC वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, रेलवे की भी कर रहे हो, CDS भी दोगे। तो यहाँ पर आप CDS नहीं देना है, CDS के लिए तो और मैथ के आपको पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ पर आप परचेस कर सकते हो राजेश वर्मा की फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक किताब, वो आपको यहाँ पे काम आ जाएगा। और अगर आप CDS की भी तैयारी कर रहोगे ना, तो दिशा पब्लिकेशन की आती है एसेंशियल क्वांट, आप उसको परचेस कर लेना। इसके बाद इंग्लिश में आ जाते हैं। इंग्लिश के लिए आपको जो यहाँ पे बुक लानी चाहिए वो है एसेंशियल इंग्लिश, बहुत अच्छी किताब है, आप उसको परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस, उसके लिए आप वही किताब ले लेना जो मैं आपको बताया था, एफकेट जनरल अवेयरनेस, आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, और PDF एक बार पढ़ लेना बोल्ट वाला। इसके बाद हम आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के अंदर वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब आती है, आप उसको परचेस कर सकते हो। तो ये था आपकी बुक्स, और इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम सिलेबस को देख लेते हैं कि आखिर सिलेबस क्या है। यहाँ पे बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत सिंपल सिलेबस है, सिलेबस आज तक इसका चेंज ही नहीं हुआ है। तो सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश को देखते हैं। इंग्लिश के अंदर आपका टॉपिक है टोटल 6, कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेस्टिंग वोकैब, सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ड, आइटम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, आपको सामने दिख रहा होगा पूरा टेबल। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके 8 टॉपिक है, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, डिस्टेंस और ट्रेन, बोट वाले क्वेश्चंस। उसके बाद आपका रीजनिंग के अंदर है वर्बल रीजनिंग और स्पैटियल एबिलिटी। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस के अंदर 11 टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट्स, कल्चर एंड स्पोर्ट्स। अच्छा, मैं स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको बुक नहीं बताया था ना, तो लूसेंट वाले बुक परचेस कर लेना, वो तो वैसे होगी सब पे, वो बुक से आपका स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। ठीक है।
ठीक है। रीजनिंग के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बुक दोनों वाली लेना, सिर्फ एक सिंगल वर्बल वाली बुक मत लेना। तो ये हो गया सारा का सारा सिलेबस। कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ भाई क्या बताऊं मैं आपको, लास्ट 5 साल से 150 से कम तो कट ऑफ गया ही नहीं है। पहले 120 115 भी कट ऑफ गए हैं, लेकिन 150 से कम तो कट ऑफ गया ही नहीं है। 157 आपका था लास्ट टाइम। मुझे जो लग रहा है इस बार का कट ऑफ 162 163 ऐसा कट ऑफ जाएगा। 170 से नीचे स्कोर करना पाप है, तो 170 से नीचे का अटेम्प्ट भी मत करना आप, ठीक है ना। अगर उससे कम अटेम्प्ट कर रहे हो 5 मिनट बचा तो भले तुक्का मार देना, क्योंकि 170 का तो आप अटेम्प्ट करके ही चलना, ठीक है। तो 180 190 आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा मिनिमम से मिनिमम। तो 160 से 65 के बीच में आप कट ऑफ लेके चलिए इस बार का। प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में आपको बताता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो एफकेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।